वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो ध्वनि क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट 2 लेक्चर में हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बिगनिंग पढ़ी थी। कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि प्लीज़ इस लेक्चर को एक बार हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक बार फिर से नेशनलिज्म इन यूरोप की बिगनिंग शुरुआत हम पढ़ते हैं। नेशनलिज्म क्या है? व्हाट इज़ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म यदि हम देखें तो नेशनलिज्म का हिंदी मीनिंग होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब एक पैट्रियोटिक फीलिंग, अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति कर्तव्य की फीलिंग। अब नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या असर है? हमारे सिलेबस में नेशनलिज्म इन यूरोप है, तो नेशनलिज्म की शुरुआत केवल यूरोप में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी लेट 18th सेंचुरी से। क्या कारण था कि राष्ट्रवाद की भावना सामने आई, राष्ट्रवाद की फीलिंग आई। किसी भी देश में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की फीलिंग आने का कारण था वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम, या कह सकते हैं उस समय जो शासन चल रहा था उसके अगेंस्ट में जब कुछ रिवॉल्यूशनरीज ने, कुछ क्रांतिकारियों ने अपनी आवाज़ उठाई तो नेशनलिज्म की फीलिंग सामने आती है। या कह सकते हो दो विचार जब आपस में टकराते हैं तो व्यक्ति एक नए विचारधारा की ओर अग्रसर होता है, और वो विचारधारा थी, वो फीलिंग थी, वो लगाव था राष्ट्रवाद। इस लेक्चर में हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोप, अभी तो हम देखते हैं यूरोप एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप है। यूरोप में केवल फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, केवल ये कंट्री सब मर्ज कंट्री है, एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन अगर हम लेट 18th सेंचुरी की बात करें, उस समय यूरोप कॉन्टिनेंट अलग अलग पार्ट में, अलग अलग एम्पायर में डिवाइड था, और उस सारे एम्पायर में मोनार्कियल गवर्नमेंट रूल कर रहा था। मोनार्कियल गवर्नमेंट, किंग गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से आपको पता है कि प्राचीन काल से राजा महाराजाओं का शासन रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया पे जो एम्पायर रूल करता है वो किंग रूल करता है, और उसको हम मोनार्कियल गवर्नमेंट कहते हैं। जब मिलिट्री रूल होता है तो हम उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, और जब पीपल्स के रूल चलते हैं तो वो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाता है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म की बिगनिंग होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच या फ्रांस जो अभी उसका एक राज्य, एक देश है, उस समय फ्रेंच में ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी 1789 पीरियड का टाइम था जब फ्रांस में बार्बन किंग का नाम था लुइस 16 का रूल चल रहा था। उस समय वहाँ की जो सोसाइटी, वहाँ का समाज जो था 3 पार्ट में डिवाइड था, 3 कैटेगरी में डिवाइड था। क्लैर्जी, नोबिलिटी और थर्ड कैटेगरी। क्लैर्जी कौन होते थे? क्लैर्जी वहाँ के जो बिशप्स होते थे, एक स्पिरिचुअल पोस्ट होती थी, एक आध्यात्मिक जो पोस्ट होती थी, जिनके पास सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे पावर थे। सेकेंड नोबिलिटी थे, दे वर ऑल्सो हैविंग द राइट्स, बट जो थर्ड कैटेगरी के पीपल्स थे, जैसे वर्कर्स है या पीसेंट्स हैं, वो सब थर्ड कैटेगरी में आते थे। उनके साथ उनका कुछ एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, उनके साथ कुछ ऐसे कंडीशन, ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि उन्होंने रिवोल्ट किया। उस समय का जो रिवोल्ट का मेन रीज़न था कि जो उस समय लुइस 16 ने टैक्स बढ़ा दिए, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, इस तरह से रिवॉल्यूशन की बिगनिंग हुई थी 1789 में। जैसे ही रिवॉल्यूशन की बिगनिंग होती है तो समाज एक अलग ग्रुप, एक अलग जो वर्ग है वो निर्मित करता है, और वो थर्ड कैटेगरी के पीपल्स जो थे उन्होंने आगे बढ़कर रिवॉल्यूशन किया, और उन्होंने जो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसको चेंज करने की बात करी। उन्होंने बायकॉट कर दिया रूल्स को, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बायकॉट कर दिया। फिर आता है, हमने पढ़ा था कि उसी समय नेपोलियन बोनापार्टे, एक नया जो मिलिट्री का लीडर था, आर्मी जो लीडर था उस समय, उसका जनरल था, वो एक नया, उसने रूल्स करना शुरू कर दिया। अब नेपोलियन ने रूल्स करना शुरू कर दिया, नेपोलियन की बात क्यों मानी गई, अब ये बात सामने आती है। तो उस समय नेपोलियन की कुछ विचारधारा, जो कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि नेपोलियन ने एक नेपोलियनिक कोड दिया था 1804 में। उसके अकॉर्डिंग उसने कई ऐसे नए बदलाव किए थे
जैसे टैक्स को जैसे कि यूनिफॉर्म लॉ, एक जो कानून बनाना, या फिर जो एक करेंसी को इंट्रोड्यूस करना। इस तरह से नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव किए। तो वहाँ के पीपल्स ने, वहाँ के जो जनता है, उन्होंने उसको शुरुआती दौर में उसको पसंद किया और नेपोलियन ने रूल्स करना शुरू कर दिया। ये हमने लास्ट 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम इस 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसकी शुरुआत होती है एक पेंटिंग से। वो पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? पेंटिंग बनाई गई थी फ्रेडरिक सॉलियर। कौन थे? एक फेमस कलाकार थे, फेमस आर्टिशन थे, जिन्होंने 4 पेंटिंग की एक सीरीज़ बनाई। और 4 पेंटिंग की सीरीज़ क्या थी? जिसमें उन्होंने एक आइडियल नेशंस को रिप्रेजेंट किया, विजुलाइज किया था। उन्होंने माना था कि एक आइडियल नेशन कैसा होना चाहिए, जिसमें किसी तरह का कोई किंग रूल नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी मोनार्कियल रूल नहीं होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक इमेजिनेशन किया था 1848 में। अब 1848 में जब उन्होंने एक इमेजिनेशन करके पिक्चर बनाई, उसमें केवल उन्होंने फ्रेंच कंट्री या जर्मनी की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बात की। पेंटिंग क्या डिनोट करती है? पेंटिंग में बताया गया है कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अलग अलग देश एक के पीछे एक रो में चले आ रहे हैं, और उनके साथ में लिबर्टी ऑफ स्टैचू, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो यूनिफाइड हो जाएगा, उसका एकीकरण होगा। ऐसी इमेजिनेशन फ्रेडरिक सॉलियर ने किया था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ 2 न्यू वर्ड भी पढ़े थे, एब्सोल्यूटिस्ट एंड उटोपियन। उटोपियन क्या था? एक सोशल डेमोक्रेटिक, एक नया आइडियल नेशंस के बारे में। जब सोसाइटी के पीपल्स एक आइडियल नेशन की कल्पना करते, इमेजिनेशन करते, वो उटोपियन था। एब्सोल्यूटिस्ट क्या था? एक निरंकुश शासन, जिसमें बताया गया था कि जितने भी किंग रूल्स हैं वो सब निरंकुशता की ओर, या फिर कह सकते हैं एक ऐसा रूल्स था जो निरंकुश शासन की ओर अग्रसर था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से चेंजेस आए थे सोसाइटी में, समाज में किस तरह से बदलाव आए। आज हम आगे के पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है? इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंस्पिरेशन को, उसके आइडियाज़ को भी लिया था, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय उन्होंने ला पार्टी और ले सिटीजन की बात करी थी। क्या था ये था फादरलैंड और वहाँ के नागरिक। उन्होंने फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो जो 3rd कैटेगरी के पीपल्स थे, उन्होंने सोचा कि ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो विचारधारा है, केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे यूरोप महाद्वीप में इसको फैलाया जाएगा। और इसी भावना को लेते हुए, इसी विचार को लेते हुए पूरे अलग अलग कंट्रीज़ में, जर्मनी में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में इस विचारधारा को स्प्रेड किया गया। अब आपके फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में दिया है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। कुछ इंस्पिरेशन फ्रेंच से रिवॉल्यूशन से लिया। उसके बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड है एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लासेस। एरिस्टोक्रेसी मतलब ऐसे पॉपुलर पर्सन, वेल्दी पर्सन, वेल्थ पर्सन, या कह सकते हो मोनार्कियल सिस्टम, यानी जिसमें केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप यानी किंग रूल चलता था। और न्यू मिडिल क्लासेस 2 ग्रुप में अलग अलग डिवाइड हुए। इसके पहले हम चर्चा करेंगे किसके विषय में, कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट में अलग अलग जितने भी देश हैं आज के स्थिति में, सारे देश में अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग जाति के, अलग अलग कैटेगरी के पीपल्स रहते थे। कुछ स्पेनिश लैंग्वेज बोलते थे, कुछ पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, कुछ जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ऐसे सोसाइटी डिवाइड थी। बेसिकली सोसाइटी 2 पार्ट में डिवाइड थी, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेटिक कौन थे? जो पॉपुलर पर्सन होते थे, पावरफुल पर्सन होते थे, जिनके पास सारी पावर थी, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो एरिस्टोक्रेटिक कहलाते थे। फिर साथ ही एक न्यू मिडिल क्लास का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। न्यू मिडिल क्लास मतलब कुछ
ऐसे सोसाइटी के कुछ ऐसे पॉपुलर पर्सन जिन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाया, शिक्षा को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने अपने विचार रखे, वो न्यू मिडिल क्लास के तौर पर सामने आए थे। उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड पॉइंट जो आपका ये दिया हो, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। उसके बाद ये सोसाइटी 2 कैटेगरी में तो डिवाइड हो गई थी, यानी 2 ग्रुप हो गया, एक एरिस्टोक्रेटिक और दूसरा था न्यू मिडिल क्लास। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिबरल नेशनलिज्म यानी उदारवाद। उदारवाद क्या था, नेशनलिज्म लिबरल क्या थे। एक जो मिडिल क्लास पीपल्स थे उन्होंने कैसे आइडियाज़ को डिनोट किया था, उन्होंने ऐसे आइडियाज़ को डिनोट किया जिसमें उन्होंने यूनिवर्सल सफरेज की बात कही। यूनिवर्सल सफरेज तो नहीं कहेंगे अभी, केवल सफरेज की बात कही। सफरेज इट मीन्स हैविंग द वोटिंग राइट्स, यानी सबको वोटिंग के राइट्स होना चाहिए। जबकि नेपोलियन के समय क्या था, नेपोलियन ने जो अपना कोड इंट्रोड्यूस किया था उसमें केवल उसी व्यक्ति को वोटिंग राइट्स होते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, या कह सकते हो केवल मेल पर्सन, विमेंस वर नॉट हैविंग द राइट्स। विमेंस को कोई भी राइट्स नहीं थे, महिलाओं को अधिकार नहीं थे वोट देने के, केवल उन्होंने वेल्दियस या पावरफुल पर्सन जो मेल पर्सन है उसको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किया। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या चाहने लगा, लिबरल जो पीपल्स थे या उदारवादी जो पीपल्स थे वो चाहने लगे कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वो किसकी ओर अग्रसर हो, जिसमें हर व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी हो, हर व्यक्ति को वोट देने के राइट्स हो। इस तरह से ये नया एक जो सोसाइटी है, नई कैटेगरी सामने आई थी, सामने उसका बर्थ हुआ। फिर आता है अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसके पहले आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि 1803 से 1815 तक नेपोलियन का रूल था, और नेपोलियन यहाँ पर अलग अलग प्रुशिया है, ऑस्ट्रिया है, ये तीनों कंट्रियों ने नेपोलियन को हरा दिया था वाटरलू में। अब नेपोलियन के डिफीट का कारण क्या था, वैसे तो नेपोलियन ने जब शुरुआत की थी, जब उसकी बिगनिंग हुई तो उसने शुरुआत में कुछ ऐसे लॉ इंट्रोड्यूस किए थे कि पब्लिक ने उसको पसंद किया, लेकिन बाद में कुछ ऐसी बातें थी जैसे टैक्स को बढ़ा देना या सेंसरशिप पे, तो इसके कारण से पब्लिक इस बात को समझ गई थी, पीपल्स इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि नेपोलियन जो है वो भी एक नए मोनार्कियल गवर्नमेंट की ओर अग्रसर है, या कह सकते हो कि नेपोलियन का रूल भी डेमोक्रेटिक नहीं था। इस तरह से नेपोलियन का फॉल होता है, और ये नेपोलियन का फॉल हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना के साथ। ट्रीटी ऑफ वियना की संधि हुई थी जिसमें ऐसा कहा गया, जिसमें जो मिडिल क्लास है या जो लिबरल्स है, उदारवादी जो है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी कि जो सोसाइटी है, कैटेगरी जो सोसाइटी है, समाज है, उस पर किसी भी तरह से कोई डिक्टेटरशिप का रूल्स नहीं रहेगा। तो अब शुरुआत होती है, अब डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या, यहाँ पर बिगनिंग होती है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी फिर से वो पुराना कौन सा, जब बार्बन किंग उनका रिस्टोरेशन हुआ। बार्बन किंग मतलब, बार्बन किंग हमने पढ़ा था 1789 में, बार्बन फैमिली, लुइस 16 जो थे लास्ट रूलर थे। अब यहाँ पर वहाँ की जो जनता इतनी जागरूक नहीं हो पाई कि उन्होंने ये सोच पाती थी, या उनकी ऐसी थिंकिंग होती कि डेमोक्रेटिक लाइन, तो उन्होंने किस चीज़ की बात की कि फिर से एक नया ग्रुप सामने आया जिसको कंजर्वेटिव्स कहा गया, और उन्होंने अपने आइडियाज़ रखे कि नए फिर से बार्बन फैमिली को सामने लाया जाए, यानी जो रूल्स है वो बार्बन फैमिली करेगी। इट मीन्स फिर से मोनार्कियल गवर्नमेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं, जब ऐसा होगा कि फिर से जो समाज है, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट फिर से एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है, फिर से मोनार्कियल गवर्नमेंट का रिस्टोरेशन हो रहा है, तो सोसाइटी का एक ऐसा वर्ग भी होगा जो इस चीज़ को अगेंस्ट रहेगा, इस चीज़ को रिवोल्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है द रिवोल्यूशनरीज, यानी इस टॉपिक में ये बताया गया है कि सोसाइटी का कुछ ग्रुप, कुछ पीपल सामने आए जिन्होंने ये मोनार्कियल गवर्नमेंट को अपोज किया, जिन्होंने कंजर्वेटिज्म को अपोज किया। उनमें से फेमस थे जोसेफ मज़ेनी। ये कौन थे, ये बहुत पावरफुल पर्सन थे, अच्छे समाज सुधारक थे, जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप का फॉर्मेशन किया। अब क्या था यंग इटली, यंग यूरोप, जिन्होंने एक सोसाइटी के युवा वर्ग को एकत्रित किया और उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम इटली का यूनिफिकेशन करेंगे।
जो मज़ीनी थे उनके विचार ये थे कि ऐसा नहीं होगा कि केवल अलग अलग कंट्री में अलग अलग किंग अलग अलग एम्पायर रूल करेंगे, बल्कि उनका विचार था, उनके थॉट्स क्या थे कि यूनिफिकेशन होना चाहिए, यानी पूरा जो यूरोप है वो एक यूनिफाइड होकर उस पर पीपल्स के रूल चलने चाहिए। ये विचार थे गॉसप मेथड। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है जुल्वेरियन। ये जुल्वेरियन क्या है? जुल्वेरियन था 1834 में कस्टम यूनियन एक इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो सेम करेंसी की बात कही हमने पढ़ा था कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन कोड में उसने 39 स्टेट को कैप्चर कर लिया था, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। तो जुल्वेरियन ने करेंसीज को चेंज कर दिया, मतलब केवल 30 में से 28 को हटाकर 2 करेंसीज जो थी वो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में चलने लगी थी। ये था जुल्वेरियन। अब जुल्वेरियन को अगर हम ऐसे समझें तो मेज़रमेंट करने का एक तरीका क्या होता था, जैसे मान लीजिए यूरोप के फ्रांस कंट्री है, फ्रांस कंट्री से सपोज क्लॉथ है, क्लॉथ का एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंट्री में, तो क्लॉथ का अगर वहाँ पर मेज़रमेंट अलग तरीके से हो रहा है तो यहाँ पर अलग तरीके से होता था। मतलब जैसे मान लीजिए एक मेज़रमेंट का एक तरीका था एलए, उनका जो एक मेज़रमेंट, जैसे हम सेंटीमीटर और मीटर यूज़ करते हैं उस समय वो एक एलए यूज़ करते थे, तो यहाँ पर वो उसको अलग तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ पर वो अलग तरीके से मेज़रमेंट करेंगे, जिसके कारण क्या था, कंट्रोवर्सी की कंडीशन थी, जिसके कारण जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो दो अलग अलग कंट्रीज़ की सेम नहीं हो पा रही थी, इसीलिए जुल्वेरियन इंट्रोड्यूस किया था। तो ये तो हो गया इसका इकोनॉमिक पहलू या आर्थिक पहलू। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया कि नेशनलिज्म की शुरुआत यूरोप में कैसे होती है, नेशनलिज्म की शुरुआत यूरोप में होती क्यों है, हमने ये भी डिस्कस किया, क्योंकि दो विचार आपस में टकरा गए तो वहाँ पे उसकी नेशनलिज्म की बिगनिंग हुई। अब नेशनलिज्म की बिगनिंग का जो कहना चाहिए श्रेय किसको जाता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने अपने आइडियाज़ को पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में स्प्रेड किया और यूरोप में नेशनलिज्म की बिगनिंग हुई। इस तरह से हमने आज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।